हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 का, जिसका नाम है इंटरपर्सनल काउंसलिंग। इंटरपर्सनल का मतलब यहाँ पे दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल दैट में रेंज फ्रॉम फ्लीटिंग टू एंड्योरिंग। तो रिलेशनशिप क्या है? दो लोगों के बीच में एसोसिएशन है। इंटरपर्सनल का मतलब दो लोगों के बीच का, और वो रिलेशनशिप फ्लीटिंग यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए, और एंड्योरिंग मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप किसी के बीच में भी हो सकता है, एक पेरेंट और चाइल्ड का हो सकता है, दो इंडिविजुअल्स का हो सकता है। तो रिलेशनशिप में जब दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके रिलेशन या कनेक्शन मेंटेन किया जाता है, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस भी होती है। इंटरडिपेंडेंस क्यों होती है? क्योंकि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स शेयर करते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरडिपेंडेंस भी हो जाती है। एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स इज नेसेसरी फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो अगर पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए तो हमें एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे, चाहे वो पर्सनल लेवल हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ बनाने पड़ते हैं। और काम तभी हो पाता है जब आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन दूसरे लोगों के साथ अच्छे हों, और टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोफेशनली भी पर्सनली भी इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है टू गेट सक्सेस इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। आगे ये बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो इसमें ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशन की बात कर रहे हैं। और हेल्दी, जब भी ये वर्ड आता है हेल्दी या वेल बीइंग, तो ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं हमारे लिए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं जब हम कोई फ्लरिशिंग रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं या वेल बीइंग की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट आर एक्सप्लोरिंग व्हाट मेक्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप फ्लरिश एंड व्हाट स्किल्स कैन बी टॉट टू पीपल टू एनहांस देयर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर पर्सनल रिलेशनशिप। पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको और फ्लरिश करने में हेल्प करे और बेटर होने में हेल्प करे, और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो लोगों को सिखाए जा सकते हैं जिससे उनका एग्जिस्टिंग रिलेशन या फ्यूचर पर्सनल रिलेशन और एनहांस हो जाए। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों पे अभी रिसर्च कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और फ्लरिशिंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट रिलेशनशिप दैट आर नॉट मियरली हैप्पी बट इंस्टेड करेक्टराइज्ड बाय इंटीमेसी, ग्रोथ एंड रेजिलियंस। तो खाली हैप्पी होना इज नॉट फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब है कि उसमें इंटीमेसी भी है, क्लोजनेस, उसमें ग्रोथ भी है, और उसमें रेजिलियंस भी है। रेजिलियंस कैसे? के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो वापस थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस के अलावा इंटीमेसी, ग्रोथ, रेजिलियंस, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको हम फ्लरिशिंग रिलेशनशिप बोलेंगे। ह्यूमंस आर सोशल बीइंग, ये चीज़ तो एक एजम्पशन जो लेके चलते ही हैं हर थ्योरी में कि ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग्स होते हैं, तो इनका रिलेशनशिप सबके साथ रहता ही है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं जब इंटरपर्सनल, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, कमिंग टू बी व्यूड एज प्राइमरीली इंटरपर्सनल इन नेचर। के प्रॉब्लम्स भी इंटरपर्सनल इन नेचर है, मतलब जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती हैं। ऐसी ही कुछ थ्योरीज पहले भी बात कर चुकी है इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी दी हुई है, एक अटैचमेंट थ्योरी है, सेल्फ साइकोलॉजी है। ये सारे यही बोलती हैं थ्योरीज कि हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेल बीइंग के लिए। और अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो वेल बीइंग में प्रॉब्लम आती है, फिर डिसऑर्डर्स होते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। एज कॉग्निटिव थेरेपिस्ट एरन बेक सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज अ डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल स्ट्रैटेजीज। तो एरन बेक भी बोलते हैं, जिन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी बनाई थी, कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल स्ट्रैटेजीज दैट हैव बीन लर्न इन एन इंटरपर्सनल मैट्रिक्स। मतलब अगर हमने कोई डिसफंक्शनल स्ट्रैटेजी लर्न कर लिया है इंटरपर्सनल, जिससे हमारे काम जो फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक से नहीं बन रहे हैं,
तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। देन जिस्टॉल थ्योरी भी इसी पे एम्फेसाइज करती है कि हमारे इंटरपर्सनल कनेक्शंस कैसे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा हम तब समझ सकते हैं जब हम रिलेशनशिप को हम एनालाइज करते हैं। सो एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप, इसीलिए इंटरपर्सनल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड कहाँ पे है, तो इसके जो रूट्स हैं वो साइकोडायनामिक जो अपनी अप्रोच थी, थ्योरी थी, उसमें है। अकॉर्डिंग टू एडलर, पीपल इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू बिलोंग टू एंड पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप। तो एडलर भी जैसे बोलते थे अपनी थ्योरी में, जो कि एक नियो फ्रॉइडियन है, कि लोग जो है वो सोशल बीइंग होते हैं और उनका मोटिवेशन उनके अपने सोशल ग्रुप से उन्हें मिलता है। वो चाहते हैं कि उनका एक डिज़ायर है कि वो किसी ग्रुप के पार्टिसिपेंट हो या उसको बिलोंग कर पाए, जिसको मैस्लो ने भी सोशल नीड के नाम से बोला हुआ है, सोशल नीड, सिक्योरिटी नीड के नाम से, कि हमारा कोई ग्रुप होना चाहिए जिसको हम बिलोंग करते हो, तब हमें मोटिवेशन होती है। उसके अलावा एरिक्सन ने भी इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर फोकस किया था। फिर सलीवन, ये भी एक नियो फ्रॉइडियन है, जिन्होंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दैट वाज एक्सप्लिसिटली इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब इन्होंने भी इंटरपर्सनल रिलेशन को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी अपनी थ्योरी में। तो बहुत सारे साइकोडायनेमिक में ही ऐसी थ्योरीज हैं जिससे इसके रूट्स निकल के आते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरपर्सनल थेरेपी जो है पहली बारी कब डेवलप हुई थी, इसमें लिखा है कि इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एज अ थियोरिटिकल प्लेसिबो फॉर द यूज इन साइकोथेरेपी रिसर्च बाय जेरोल्ड क्लेरमैन एटॉल। मतलब प्लेसिबो मतलब एक तरीके से ये इसका एक यूज़ सिर्फ इसलिए किया था कि लोगों को ऐसा लगे कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, जबकि इसमें कुछ ऐसा था नहीं पर्पस। इसको जस्ट एक ट्रायल पर्पस के लिए कह सकते हो। पहली बारी जो यूज़ किया था अपनी रिसर्च में जेराल्ड क्लरमैन ने, और बाद में ये इंटरपर्सनल थेरेपी जिसे कहते हैं IPT, ये काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ होने लग गई थी। 70s 80s में एडल्ट्स की ट्रीटमेंट करी जाती थी, और डिप्रेशन वगैरह के लिए जो एडल्ट्स आते थे तो IPT यानी कि इंटरपर्सनल थेरेपी का यूज़ किया जाता था। तो मतलब साइकोडायनामिक्स से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है स्टार्ट होता है। फिर थ्योरीज एंड एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी रिसर्च और हुई है। गोल्स ऑफ अ थेरेपी इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो कोई भी थेरेपी का गोल क्या होता है कि सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स एनहेंस करने हैं। और इसमें माइंडिंग रिलेशनशिप्स की पहले बात करिए कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को माइंड करना है, मतलब कंट्रोल में रखना है कैसे। तो माइंडफुलनेस थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप क्या कहती है, दैट हाउ क्लोजनेस इन रिलेशनशिप में बी एनहेंस्ड। हम कैसे रिलेशनशिप में क्लोजनेस एनहेंस कर सकते हैं। माइंडिंग इज द रेसिप्रोकल नोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द नॉन स्टॉप इंटररिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन इन अ रिलेशनशिप। मतलब जो लोग आपस में रिलेशन में होते हैं उनका आपस में कैसे एक दूसरे के साथ थॉट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, फीलिंग्स और बिहेवियर इंटर रिलेटेड होते हैं, उसको समझने को हम माइंडिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो माइंडिंग में क्या क्या आ जाता है, नोइंग एंड बीइंग नोन, अपने आप को भी जानना और दूसरे को भी अपने आप को समझने देना। सीकिंग टू अंडरस्टैंड दी पार्टनर, मतलब खुद को भी और पार्टनर दोनों को। मेकिंग द रिलेशनशिप एनहांसिंग एट्रीब्यूशंस फॉर बिहेवियर, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट रेदर देन कि आप उसको ब्लेम करो, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए अपने पार्टनर को रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग, एम्पथाइज करो और सोशल स्किल्स एनहांस करो, एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना दूसरों की ओपिनियन को। मेंटेनिंग रेसिप्रोसिटी, मतलब जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसको वापस भी दो, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए रिलेशनशिप एनहांसमेंट में। एंड कंटिन्यूटी इन माइंडिंग मीन्स परसिस्टिंग माइंडफुलनेस, मतलब अपनी जो रिलेशनशिप में जो आप रेसिप्रोकेटिंग कर रहे हो वो चीज़ कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, ये सारे प्रोसेस कंसिस्टेंटली होने चाहिए। फिर यहाँ पे ये लव की बात कर रहे हैं क्योंकि एक बार रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक थ्योरी बताई थी
जिसमें उन्होंने कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में समझाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि लव जो है ना, इट गिव्स डेप्थ टू द ह्यूमन रिलेशनशिप। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स है ना, उनमें थोड़ा सा डेप्थ आ जाती है। और इन्होंने कहा था कि इसमें 3 तरह से कंपोनेंट होते हैं लव के अंदर ही, 3 तरह के होते हैं: पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी और फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, कमिटमेंट इन्वॉल्विंग द डिसीजन टू इनिशिएट एंड सस्टेन अ रिलेशनशिप। तो पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन तो सिर्फ फिजिकल लेवल तक का ही होता है, जो बहुत टेम्परेरी होता है। देन इंटीमेसी एंड फीलिंग एंड क्लोजनेस उससे थोड़ा ज़्यादा परमानेंट होता है, जिसमें फीलिंग ऑफ क्लोजनेस भी होती है। बट कमिटमेंट थोड़ा डीप लेवल का हो जाता है, जहाँ पे इनिशिएट करने के साथ साथ रिलेशन सस्टेन करने की भी इंटेंशन होती है। और जब ये तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है आपका रिलेशनशिप। So the presence of all 3 components characterizes consummate love and most durable type of love. In addition, the presence of intimacy and passion in marital relationship predicts marital satisfaction. Also, commitment is the best predictor of relationship satisfaction. तो मतलब तीनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस इन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर फिजिकल या पैशन या फिजिकल अट्रैक्शन हो तो मैरिटल सेटिस्फैक्शन होता है, कमिटमेंट है अगर तो उससे रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन होता है, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग इन लव इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, और उससे आपकी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती है। फिर उन्होंने न्यूरोबायोलॉजी के बारे में बोला है कि न्यूरोबायोलॉजी का इंटरपर्सनल कनेक्शन से क्या रोल है। So there is an emerging body of research across multiple discipline investigating the neurological basis of attachment, कि हमारे ब्रेन में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप एनहांस हो सकते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि काफ़ी रिसर्च हो रही है, जैसे अटैचमेंट कैसे होता है बच्चों का अपने एल्डर्स के साथ, और कैसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों पे अभी रिसर्च चल रही है। फिर आईपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल काउंसलिंग, जो एक इंटरपर्सनल थेरेपी से ही इन्होंने डिराइव करी हुई है, बट इज़ ब्रीफर इन द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशन। मतलब जो इंटरपर्सनल काउंसलिंग है वो थेरेपी से थोड़ी सी शॉर्ट होती है। थेरेपी वर्ड जो है वो थोड़ा हैवी है। थेरेपी मीन्स कोई भी चीज़ काफ़ी लंबी चलेगी आपकी और काफ़ी डीप चलेगी, सीरियस प्रॉब्लम के लिए थेरेपी करी जाती है। और काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ होती है और थोड़ा सा कम सीरियस लेवल पे होती है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेशन कम होते हैं, नंबर ऑफ सेशंस। तो ये उन पेशेंट्स के लिए जो डिस्ट्रेस में होते हैं और उनको कुछ साइकेट्रिक मतलब उनको कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर या कुछ मेडिकल कंडीशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, अदरवाइज फिर उनको थेरेपी के लिए ही जाना पड़ता है। तो काउंसलिंग थोड़ा सा लेस सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए होती है। IPT is a brief technique that has antecedents in the work of Harry Stack Sullivan। जैसे कि हमने बात की अभी के सलीवन ने इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर ही बात की थी, तो इंटरपर्सनल थेरेपी भी उसी पे बेस्ड है। और इसके बाद इसमें कह रहे हैं 12 से 16 सेशंस होते हैं 50 से 60 मिनट के। इंटरपर्सनल काउंसलिंग जबकि एक शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी है, जिसमें सिर्फ 6 सेशन होते हैं और सिर्फ 30 मिनट्स के, हाफ एन आवर के। तो ये छोटा हो गया, थेरेपी बड़ी हो गई। अब इसमें इंटरपर्सनल काउंसलिंग में कह रहे हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को देखा जाता है कि उसके 3 कंपोनेंट्स माने जाते हैं। पहला कि सिम्टम्स क्या है, सोमैटिक या और दूसरे सिम्टम्स क्या है, फटीग है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, हेडेक है। फिर सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, देन पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है। गोल्स क्या होते हैं इंटरपर्सनल काउंसलिंग के कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम करना है, मोरल बूस्ट करना है, सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है और सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं। तो ये गोल्स होते हैं इंटरपर्सनल काउंसलिंग के। अब ये बात कर रहे हैं पहले इंटरपर्सनल थेरेपी या इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी भी बोल सकते हो उसको। तो इंटरपर्सनल थेरेपी का क्या काम होता है कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स को एनहांस करने के लिए करी जाती है, मोस्टली सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए होती है, commonly distinguished from other form of therapy as it emphasizes on interpersonal processes rather than psychic। तो इस थेरेपी में इंटरपर्सनल प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा काम होता है rather than psychic प्रोसेस से।
इंटरपर्सनल थेरेपी में इस चीज़ को इवेलुएट करा जाता है कि आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स का क्या असर होता है, ट्रांजिशन जब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक फेज से जब आपका रोल चेंज होता है लाइफ में, तब क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रीफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके कैसे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करी जाती है इंटरपर्सनल थेरेपी में। इनिशियल स्टेजेस में थेरेप्यूटिक गोल्स होते हैं जिसमें हम डायग्नोज करते हैं और कंप्लीट द रिक्विजिट इन्वेंट्रीज आइडेंटिफाइंग द पेशेंट्स मेजर प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, उस चीज़ को डायग्नोस करने से शुरुआत होती है इंटरपर्सनल थेरेपी की। और इंटरपर्सनल काउंसलिंग और थेरेपी कह रहे हैं एक शॉर्ट टर्म सपोर्टिव साइकोथेरेपी है जो दो लोगों के बीच के कनेक्शन को ठीक करने पे ज़्यादा काम करते हैं। मतलब इंटरपर्सनल थेरेपी का मेन ये गोल होता है कि अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Goals of interpersonal therapy: it emphasizes the ways in which a person current relationship and social context cause or maintain system rather than exploring the deep seated sources of system। मतलब इसका एम्फेसिस क्या है कि पर्सन के करंट रिलेशनशिप्स कैसे हैं और उसका सोशल कंटेक्स्ट, क्योंकि वो ही कॉज कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को। सोशल कंटेक्स्ट मतलब जो उसके आसपास की सोशल सिचुएशन है, तो उसको देखना है कि उसकी करंट रिलेशनशिप और सोशल कंटेक्स्ट कैसा है जो उसके प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हमें रिमूव करना है। शुरू में तो इंटरपर्सनल थेरेपी सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही ट्रीटमेंट के काम आती थी। अब ये एडोलोसेंट को भी हेल्प करती है, एल्डरली को भी। मतलब अलग अलग इनके टारगेट ग्रुप्स हो गए हैं, जैसे जो HIV एड्स से इफेक्टेड होते हैं लोग, उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरों के साथ वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कपल थेरेपी, तो इनका जो स्कोप है अब थोड़ा सा पहले से वाइड हो गया है। और इसमें किस तरह के लोग आ जाते हैं, जैसे जिनको सब्सटेंस अब्यूज़ की प्रॉब्लम है, या ईटिंग डिसऑर्डर्स है, या डिप्रेस्ड प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, कुछ इस तरह के लोग, या जो लोग बीरीवमेंट मतलब जिनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उस तरह की फैमिलीज, तो इन सब के लिए भी अब इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो एप्लीकेबल है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, तो इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये बता रहे हैं कि पहले जैसे जो ट्रीटमेंट होती थी ना वो डिप्रेस्ड लोगों की होती थी, जो एडल्ट्स होते थे, फिर वो एडोलोसेंट्स पे भी आ गए थे। अब एडोलोसेंट एज में तो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स हो सकता है, या डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकता है, इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ डेथ ऑफ अ रिलेटिव या फ्रेंड। तो जो एडोलोसेंट एज पे इश्यूज होते हैं उसको हैंडल करने के लिए इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ हो सकती है। इंटरपर्सनल थेरेपी में एडोलेसेंट की किस तरीके से हेल्प करी जाती है, उनको जो अडेप्टिव तरीके होते हैं, अडेप्टिव मेथड फॉर डीलिंग विद द इंटरपर्सनल इश्यूज, कैसे हम इंटरपर्सनल इश्यूज के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करी जाती है। ये 12 से 16 वीक की ट्रीटमेंट होती है और इसमें इंडिविजुअल सेशंस होते हैं टीनेजर्स के, और उसके बाद पेरेंट्स को भी कई बार इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, और जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करी जाता है। देन द टेक्निक्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी वर डेवलप टू मैनेज 4 बेसिक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एरियाज। तो कौन से वो 4 बेसिक प्रॉब्लम एरियाज हैं जिसके लिए ये टेक्निक बनी है, जिसको डिटेल में नीचे डिस्कस भी करा हुआ है। कि पहला तो है अनरिजॉल्व ग्रीफ, किसी का बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ यानी कि बहुत ज़्यादा सैडनेस है जो अनरिजॉल्व है, जो जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। दूसरा रोल ट्रांजिशन, मतलब किसी का रोल चेंज होता है अगर सडनली फ्रॉम वन फेज टू अनदर, तो उस केस में वो एडजस्ट ना कर पाए तो। देन इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट्स हैं आपस में, जैसे मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं मैरिजेस में। एंड देन इंटरपर्सनल डेफिसिट, मतलब आपके रिलेशनशिप में कोई डेफिशिएंसीज है, तो उस केस में ये थेरेपी काम आती है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अनरिजॉल्व ग्रीफ का क्या मतलब है, कि सिम्टम किस तरह के होते हैं, सैडनेस होती है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, डिफ़िकल्टी इन फंक्शनिंग होती है, और अनरिजॉल्व मतलब ये चीज़ आपके 2 से 4 महीनों तक ठीक ही नहीं हो रही है। तो डिप्रेस लोग होते हैं जैसे, या यूजुअली आइदर डिलेड ग्रीफ का मतलब है कि जैसे जो चीज़ कोई एक्सीडेंट या कोई भी सिचुएशन इवेंट हुआ लेकिन उसके काफ़ी टाइम बाद वो चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो डिलेड ग्रीफ हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं उस केस में ये थेरेपी जो है ये इसका गोल हो जाता है कि इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। फिर रोल डिस्प्यूट्स में जब एक क्लाइंट जो है वन रोल टू अनदर एंटर करता है,
तो उससे जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की, पहले वो कुछ और रोल था, उसका बाद में उसका रोल चेंज हो गया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट को हेल्प करना कि कैसे वो उसको आइडेंटिफाई करे, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को, फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करे, फिर जो भी उसको अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं, मॉडिफाई करने हैं। तो काउंसलर यहाँ पे डायरेक्टली क्लाइंट को कुछ नहीं बोलता है, does not direct the client to one particular resolution of difficulty and should not attempt to preserve unworkable relationship। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर काउंसलर को कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप्स अब नहीं हो पाएंगे मेंटेन, तो उसको जानबूझ के प्रिजर्व करने की कोशिश भी ना करी जाए। फिर रोल ट्रांजिशंस होते हैं, जब रोल जैसे एक करियर रिटायरमेंट के टाइम पे होता है या करियर चेंज के टाइम पे होता है, मूविंग और लिविंग होम, जब हमारे रोल्स चेंज हो जाते हैं, तो रोल चेंजेस या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब करने के लिए अपनी प्रीवियस रोल को छोड़ देते हैं। जैसे या मैरिज एंड्स, या और हो सकता है कुछ, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या कोई आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे पेरेंट्स का रोल ट्रांजिशन हो जाता है, तो उस टाइम पे किस तरीके से वो न्यू सिचुएशन को हैंडल करी जाए, उसके लिए थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इंटरपर्सनल डेफिसिट्स में मतलब जिनके रिलेशनशिप में कुछ कमी होती है या कुछ इनएडिक्वेसी की फीलिंग होती है, लैक ऑफ सेल्फ असर्शन हो सकता है, गिल्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग एंगर, इस तरीके से कोई ना कोई डेफिसिट होता है जिस वजह से जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, और उस केस में फिर हमें इंटरपर्सनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे इन्होंने दिया हुआ है स्ट्रक्चर और मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मॉडल माना जाता है, जिसमें रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, और ये मॉडल जो प्रपोज किया था जॉर्ज लेविंगर ने किया था, और इसमें इन्होंने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे रिलेशनशिप डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो इन्होंने बताई है कि 5 स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले तो एक्वेंटेंस स्टेज है, जिसमें जस्ट एक दूसरे के साथ हमारी जान पहचान होती है दो लोगों की आपस में, और इसमें कह रहे हैं कि बिकमिंग एक्वेंटेड डिपेंड्स ऑन प्रीवियस रिलेशनशिप्स, और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फर्स्ट इम्प्रेशन, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी जान पहचान होती है किसी से, और एक्वेंटेंस होती है। दूसरा बिल्डअप है, दूसरी स्टेज, जहाँ पे एक दूसरे को ट्रस्ट और केयर करने लगते हैं लोग। देर इज़ अ नीड ऑफ इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें फिर कॉमन बैकग्राउंड होने से या कॉमन गोल होने से ये चीज़ जल्दी हो जाती है, ये बिल्डअप स्टेज जल्दी आ जाती है। देन कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप को, कमिटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाती है। इस टाइम पे ये स्टेबल पीरियड होता है एक रिलेशनशिप का, जहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो सस्टेन होता है। फिर ये कह रहे हैं कि डिटीरियोरेशन स्टेज पे आती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशनशिप्स ही डिटीरियोरेट हों। डिटीरियोरेशन उनकी होती है जहाँ पे ट्रबल होना शुरू हो जाता है, तो बोर्डम, रिजेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें, और जब कम्युनिकेशन कम हो जाती है, लेस कम्युनिकेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर अवॉइड करते हैं लोग, बिट्रेल्स होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें एंड करती हैं किसी रिलेशनशिप को, तो डिटीरियोरेशन फेज उसका आ जाता है। ऑल्टरनेटली द पार्टिसिपेंट्स में फाइंड सम वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रीएस्टैब्लिश ट्रस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका ढूंढ के इस स्टेज से वापस वो अपने बिल्डअप स्टेज पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोबारा से अपना ट्रस्ट जो है रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर डिटीरियोरेशन के आगे नहीं हो पाती है प्रॉब्लम सॉल्व, तो फाइनली टर्मिनेशन स्टेज आती है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं। अब इस केस में डेथ भी हो सकती है या वैसे सेपरेशन भी हो सकती है। तो ये 5 स्टेजेस जो इन्होंने बताई थी जॉर्ज लेविंगर ने, एक्वेंटेंस, बिल्डअप, कंटिन्यूएशन, डिटीरियोरेशन और टर्मिनेशन। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरपर्सनल काउंसलिंग में किस तरीके से काउंसलिंग के ऊपर असर पड़ता है, अगर क्लाइंट्स की इमोशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम वो क्लाइंट जो है किस इमोशनल स्टेज पे है। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लाइंट्स रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्ट कर रहा है ट्रीटमेंट को, क्या चीज़ें वो इनहिबिट कर रहा है, बता नहीं रहा है। डिस्कशन ऑफ पैटर्न्स इन क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस, टेकिंग डिटेल्ड पास्ट हिस्ट्री, क्लाइंट से डिस्कस करना, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेना, क्लाइंट्स के इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करना,
उसके रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, उसके विशेज़ और फैंटसीज़ को, कि क्लाइंट्स की क्या विश है, वो क्या चाहता है अपने रिलेशन में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी काउंसलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग जो है वो क्या है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इन द माइंड ऑफ द काउंसलर। काउंसलर के माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसको रैपो एस्टैब्लिश करनी है। सबसे पहले रूल आउट फिजिकल इलनेस एज अ कॉज ऑफ सिम्टम। फिजिकल इलनेस को पहले रूल आउट करो कि क्या कोई फिजिकल इलनेस तो नहीं है। फिर डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक साइकेट्रिक डायग्नोसिस, कि कोई सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि उस चीज़ के लिए फिर काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। इंट्रोड्यूस आईपीसी एंड सजेस्ट द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड करेंट लाइफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब ढूंढने की कोशिश करो कि जो करंट का जो लाइफ स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, जो अभी प्रेजेंटली, उससे क्या रिलेशन है उसके डिस्ट्रेस के सिम्टम्स का। उसकी करंट रिलेशनशिप या करंट सिचुएशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना होता है। उसके जो स्ट्रेस एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करो कि उसको स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। पेशेंट को हेल्प करना, मोर पॉजिटिवली डील कर पाए वो अपने स्ट्रेस एरियाज को। होमवर्क असाइनमेंट्स आर यूज टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ चेंज। होमवर्क असाइनमेंट्स मतलब आप उसको घर में भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें दे सकते हो। और लास्ट में आप आईपीसी रिलेशनशिप टर्मिनेट करते हो। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप मतलब ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसके स्टेप्स एक तरीके से मान लो ये फेजेस हैं, कैसे एक फेज से दूसरे फेज में काउंसलिंग चलती है। अब आगे इसमें स्टेजेस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।